इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही है और वतन का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो अपनी मिट्टी के साथ गद्दारी करता है। आज हम आपको पहलगाम की वो पूरी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा और खून खौलने लगेगा, क्योंकि अगर सिर्फ दो लोग चाहते तो आज 26 बेगुनाह लोग हमारे बीच जिंदा होते। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, और इस हमले में भी बिल्कुल यही हुआ। पहलगाम में ही रहने वाले मामा भांजे की एक जोड़ी ने चंद रुपयों के लिए पूरे देश को खतरे में डाल दिया। बशीर अहमद जोथाड़ और परवेज अहमद ने सिर्फ 3,000 रुपए के लिए, आप समझिए, सिर्फ 3,000 रुपए के लालच में अपने वतन के साथ गद्दारी कर दी और देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। हमला होने से ठीक एक दिन पहले यानी 21 अप्रैल को बशीर ने जंगल में 3 अनजान लोगों को देखा था जिनके पास भारी हथियार थे। उन आतंकियों ने बशीर को रोका और कहा कि हमें कहीं सुरक्षित जगह ले चलो और हमारे खाने पीने का इंतजाम करो। उन दरिंदों ने बशीर को मजहब का वास्ता दिया और कश्मीर की आजादी की झूठी बातें कहकर भड़काने की कोशिश की। आतंकवादियों ने बशीर से कहा कि यह सब काम उसे अल्लाह के नाम पर करना चाहिए, कश्मीर की आजादी के नाम पर करना चाहिए और भारत जो जुल्म कर रहा है कश्मीर पर उसके लिए करना चाहिए, उसका बदला लेने के लिए करना चाहिए। बशीर ने खुद अपने बयान में यह स्वीकार भी किया है कि उसे समझ में आ गया था कि ये तीनों आतंकवादी हैं और उनकी जो बातचीत थी उसके लहजे से भी साफ पता चल रहा था कि वो लोकल के व्यक्ति नहीं है बल्कि पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो लोग पंजाबी अंदाज में बातचीत कर रहे थे। बशीर सब समझ गया था कि ये मौत के सौदागर हैं, फिर भी वो उन्हें लेकर अपने भांजे परवेज के घर चला गया। वहां परवेज ने उन आतंकियों के खतरनाक हथियार छिपाने में मदद की और उसकी पत्नी ने उनके लिए बड़े प्यार से खाना पीना भी बनाया। इन लोगों ने सिर्फ 3,000 रुपए के लिए उन आतंकियों की मेहमान नवाजी की जो कि हमारे निर्दोष लोगों को मारने आए थे। वो तीनों हत्यारे लगभग 5 घंटे तक परवेज के घर में दुबके रहे और उनके साथ बशीर भी मौजूद था। बशीर ने बाद में खुद ये कबूल भी किया है कि जब आतंकी खाना खा रहे थे तो वो अमरनाथ यात्रा और हमारी भारतीय सेना के कैंपों और उनकी मूवमेंट के बारे में लगातार आपस में बातें भी कर रहे थे। सोच कर देखिए कि अगर ये तीनों गद्दार चाहते तो उसी वक्त चुपके से पुलिस या सेना को खबर दे सकते थे और ये पूरा हमला टल सकता था, लेकिन उन्होंने अपनों का साथ देने के बजाय उन दुश्मनों का साथ दिया। रात के करीब 10 बजे वो तीनों आतंकी एक एक करके वहां से निकले और अगली सुबह होते होते पहलगाम के बैसरन इलाके में पहुंच गए जहां बड़ी संख्या में पर्यटक घूम रहे थे। इन आतंकवादियों के पास AK-47 और बेहद आधुनिक M4 कार्बाइन जैसे हथियार थे और एक आतंकी ने तो अपने सिर पर GoPro कैमरा भी बांध रखा था ताकि वो इस कत्लेआम की वीडियो बना सके और दुनिया में डर फैला सके। वहां पहुंचकर इन हैवानों ने पर्यटकों को घेरा और पहले उनका धर्म पूछा। उन्होंने लोगों को कलमा पढ़ने को कहा और जो बेगुनाह कलमा नहीं पढ़ पाया उसके सीधे सर में गोली मार दी गई। उन्होंने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी थी जहां से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बना सके और उस पूरे खूबसूरत इलाके को उन्होंने लाशों के ढेर में तब्दील कर दिया। जाते जाते उन्होंने उन महिलाओं से जिनके पतियों को उन्होंने मार दिया था उनसे कहा कि वापस जाकर मोदी को बता देना। ये हमला सिर्फ आम लोगों पर नहीं बल्कि सीधे भारत सरकार को एक चुनौती देने के लिए किया गया था। अब जब इस मामले की गहराई से जांच हुई तो पता चला कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल पिछले 2 सालों में कई और आतंकी हमलों में भी हुआ था। मतलब कि ये कोई इकलौती घटना नहीं थी बल्कि आतंकियों का एक पूरा नेटवर्क सक्रिय था जो बार बार उन्हीं हथियारों से हमला कर रहा था। और जांच में भी ये सामने आया कि आतंकियों के पास जो गोलियां थीं वो अमेरिका, चीन और यूरोप के देशों में बनी हुई थीं, जिससे ये साफ हो गया कि इन आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की सप्लाई हो रही थी। हमारे देश की सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने जब इन आतंकियों को ढेर किया
तो उनके पास से मिले मोबाइल फोन और कैमरों के डाटा ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पता चला कि इनका असली मास्टरमाइंड साजिद जट पाकिस्तान में बैठकर इस पूरे खून खराबे का निर्देश दे रहा था। लश्कर ए तैयबा जैसे संगठन बार बार द रेजिडेंस फोर्स जैसे नए नाम रखकर दुनिया को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जड़ें आज भी पाकिस्तान में ही है। इसके बाद हमारी सेना ने लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर के जंगलों और पहाड़ों को छान मारा और तीनों दरिंदों को मिट्टी में मिला दिया। उनका चौथा साथी आज भी पाकिस्तान की किसी गली में छिपा बैठा है। ये कहानी हमें हमेशा याद रखनी होगी ताकि हम समझ सकें कि पाकिस्तान की नफरत कितनी गहरी है और कैसे हमारे ही बीच रहने वाले कुछ लोग दुश्मन के मददगार बन जाते हैं। ये कहानी हर हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी गद्दारी ना हो सके और हम अपने दुश्मनों को पहचान सके। हालांकि सेना ने अपना काम कर दिया है, लेकिन ये गद्दार हमेशा इतिहास के काले अक्षरों में लिखे जाएंगे।